1989 में जब शिलान्यास वहां पर हुआ, वो शिलान्यास को भी करने दिया गया। उस वक्त भी एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी, वो भी एक इनजस्टिस था। जब आपको पता था जब आपको पता था कि ये एक बहुत बड़ा एक आग लगने वाला है ऐसा एक शिलान्यास करने से, फिर भी राजीव गांधी ने उसका परमिशन दिया। क्योंकि जस्टिस लोया है, दूसरी तरफ गोगोई है। जस्टिस गोगोई बनोगे आपको एमपी सीट मिलेगा, जस्टिस लोया बनेंगे मिस्टेरियस डेथ हो जाएगा। आज तक पता नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस को किसने ऑर्डर दिया वहां से हटने के लिए। लोग कह रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद का किस्सा खत्म हो गया। देखो, बाबरी मस्जिद का किस्सा खत्म नहीं हुआ है, ये तो स्टार्ट हुआ है। हमें भी लगता है शायद जुडिशरी के ऊपर ही बहुत प्रेशर है। अपोजिशन पार्टीज तो है, लेकिन अपोजिशन आज हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, और अपोजिशन पार्टी भी गवर्नमेंट का नैरेटिव पढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जाके गोवा में कहता है मैं आपको अयोध्या भेजूंगा, दिल्ली में जाके अयोध्या का टेम्पल बना रहा है, राहुल गांधी जाके कहता है मैं शिव भक्त हूँ, या कोई जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। वो क्या है ये? यानी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है अपोजिशन बोल रहा है, तो अपोजिशन तो डिमोलिश हो गया, क्योंकि अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में आइडियोलॉजिकली कोई बड़ा फर्क नहीं है। बोथ आर बोस्टिंग मेजोरिटियनिज्म, वही तो बोस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जिस दिन हम लोग दूसरों के लिए इंसाफ के बारे में बात करना बंद करेंगे, याद रखिए आपको भी कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनजस्टिस की, इनजस्टिस बाबरी मस्जिद पर जो नाइंसाफी हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बार बार ये बात आ रहा है कि इनजस्टिस जो है ये पिछले 2019 में जजमेंट के साथ हुआ। थोड़ा हमें उसमें पीछे जाना पड़ेगा। इनजस्टिस जो है 2019 से नहीं हुआ, बहुत पहले से हो रहा है और अलग अलग लोगों ने किया। तो बाबरी मस्जिद के साथ जो इनजस्टिस हुआ, मुझे लगता है कि 3 तरीके की कैटेगरीज के लोगों ने इसके साथ इनजस्टिस किया होगा। इसमें पहला कैटेगरी जो आता है वो हमारे मुल्क के सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की तरफ से होगा, वाइदर इट सेक्युलर गवर्नमेंट और कम्युनल गवर्नमेंट। एक सक्सेसिव गवर्नमेंट पहला है। दूसरा हमारा जुडिशरी, तीसरा मुस्लिम कम्युनिटी। ये तीनों भी है। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैं आगे आपके सामने उस बात को रखूंगा। तो पहली चीज अगर हम देखेंगे, ये जो 2019 में जो जजमेंट आया, ये जजमेंट जो है एक आखिरी कड़ी थी। इससे पहले बहुत सारे सीरीज थे। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, बाबरी मस्जिद का जिस दिन से इशू हुआ उस दिन से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जो इंसिडेंट्स ने बार बार लगातार बाबरी मस्जिद पर इंजस्टिस किया। अब सबसे पहला केस ले लीजिए 1949 को, जब वहां पर मूर्तियां रखी गई। हमारे बुक्स में आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप उस को सरायू नदी में फेंक दो, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं फेंक नहीं सकता। तो प्राइम मिनिस्टर कर क्या रहे थे? क्या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इतना मजबूर था कि वो सेंट्रल फोर्सेस को नहीं भेज सकता था? क्या वो इंटरवीन नहीं कर सकता था? बस एक आराम से एक रीजन दिया जाता है कि चीफ मिनिस्टर रेडी नहीं थे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा। और प्राइम मिनिस्टर को पता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि ये एक टाइम बॉम्ब है, कभी भी जाकर इंडिया के अंदर जो है इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में जो है 1947 से लेकर 1949 तक ये 2 साल जो थे, ये 2 साल बहुत ही ज्यादा एक कम्युनली राइट एक माहौल था। बहुत ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स पूरे इंडिया में, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट में बहुत सारे कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो इस तरीके के एक माहौल में जब आप जानते हैं कि मुल्क में धर्म के नाम पर मुल्क का बंटवारा हुआ है, उसके बाद ऐसे एक रिलीजियस इश्यूज को जिंदा रखना कितना डेंजरस हो सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें इंटरफियर नहीं किया, इंटरवीन नहीं किया, इशू को ऐसे ही बरकरार रखा। दूसरा चीज, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी थी। आप वहां पर एक मूर्ति रखती है, आप निकाल सकते थे। कौन सी बड़ी चीज थी निकालने के लिए? इस वक्त के जैसा, अभी के जैसे माहौल भी नहीं था। और एक चीज हमें याद रखना चाहिए, ये जो राम मंदिर अयोध्या इशू है ना, ये 1980s तक नेशनल इशू नहीं था। ये नेशनल इश्यूज 1980s के बाद बना। उस वक्त 1949 में सावरकर ने सबसे पहली बार इसको नेशनल इश्यूज बनाने की कोशिश की थी। नागपुर में जब अपने जो एक हिंदू महासभा के स्पीच में सबसे पहले सावरकर ने ये मूर्ति रखने के इश्यूज को रेस किया था। और उस वक्त हिंदू महासभा के जो एक्टिविस्ट थे और उनके जो पॉलिटिशियंस थे, वो लोग इसको इशू बनाया करते थे। ये नेशनल इशू कभी भी नहीं था, ये सिर्फ एक लोकल इशू था। और जैसा आप जानते हैं, मुझसे पहले प्रोफेसर मीना ने भी एक बात कही थी कि जो राम का इमेज जिस तरीके से बनाया गया, हर कोई जानता है कि राम का जो इमेज था वो एक नॉर्थ इंडियन अपर कास्ट
खुदा के बारे में, एक गॉड के बारे में एक इमेज था, एक डीटी का इमेज था। साउथ इंडिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग उनके खुदा होते थे। तो ये भी 1980s के बाद का एक सिम्टम है। तो ये जो जस्टिफिकेशन आज की सेक्युलर गवर्नमेंट देती है, स्पेशली कांग्रेस देती है कि बड़ा इशू हो जाता वहां से मंदिर मूर्तियों को निकालने, वो एकदम ही बेबुनियाद है। वो सिर्फ एक लोकल अयोध्या का इशू था, उसको बहुत इजीली डील कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। नंबर 3 अगर आप देखेंगे उसके बाद, वापिस मैं आता हूं सेक्युलर गवर्नमेंट्स की एक नाकामी के ऊपर। 1989 में जब शिलान्यास वहां पर हुआ, वो शिलान्यास को भी करने दिया गया। उस वक्त भी एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी, वो भी एक इनजस्टिस था। जब आपको पता था कि ये एक बहुत बड़ा एक आग लगने वाला है ऐसा एक शिलान्यास करने से, फिर भी राजीव गांधी ने उसका परमिशन दिया, क्योंकि राजीव गांधी खुद एक बैकफुट में थे। शाहबानो केस के बाद उन्हें अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को दिखाना जरूरी था, अपना एक बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी था। इसलिए हम देखते हैं कि 1989 में उन्होंने शिलान्यास की परमिशन भी दी, और वहां पर अपने इलेक्शन कैंपेन को अयोध्या से शुरू करके राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भी राजीव गांधी की तरफ से ही आया। तो ये पूरी तरीके से आप सिर्फ एक फैसिस्ट, आरएसएस फैसिस्ट के ऊपर नहीं डाल सकते, यहां पर भी बहुत चीजें हुए। 92 में आप देखिए, 92 में मस्जिद की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। आज तक पता नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस को किसने ऑर्डर दिया वहां से हटने के लिए। इंडिया की एक आर्म्ड फोर्सेस जो एक तरफ से पाकिस्तान को फेस कर रही है, एक तरफ से चाइना को फेस कर रही है, अलग अलग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स को फेस कर रही है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मस्जिद प्रोटेक्शन करने नहीं हुआ क्या? इसका मतलब क्या है? वो मस्जिद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया गया था कि मस्जिद की प्रोटेक्शन ना करें। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए 1992 से लेकर 1996 तक इंडिया में एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी। इंडिया में कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी 1996 तक, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। अब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट के वक्त नरसिम्हा राव बहुत चीज कर सकते थे। जिस दिन बाबरी मस्जिद के शहीद हुआ, आकर मुल्क के सामने एकदम एकदम फसी उर्दू में आकर वो स्पीच कर रहे थे कि वापिस तामीर होगी, लेकिन क्या किस चीज ने उन्हें रोका? 1995 या 96 तक कांग्रेस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको किसने रोका वहां पर वापस मस्जिद की तामीर करने के लिए? किसी ने नहीं रोका। यानी स्टेटस को रखना उनका एक मकसद था। उसके बाद वापस हम कहते हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक वापस इंडिया के अंदर 10 साल एक सेक्युलर गवर्नमेंट थी। वो 10 साल सेक्युलर गवर्नमेंट के दौरान में क्या हुआ? 2010 में लिबरन कमीशन का रिपोर्ट आया गया। लिबरन कमीशन के अंदर पूरी तरीके से 48 एक्सटेंशंस के बाद हम देखते हैं कि उसमें पूरी तरीके से कौन कौन इसके अंदर कल्प्रिट्स है उनको उनका नाम लिखा गया। लेकिन क्या किया गया? ना तो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, ना तो एक जुडिशियल एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी कमिटमेंट ही नहीं था आपका। और देखिए, ये बाबरी मस्जिद इशू को डील करने के वक्त जब आरएसएस के लोग, जब संघ परिवार इसको एक वेरी एक्सट्रीम हिंदुत्व एंगल से लेके जा रहे थे, उस वक्त इंडिया में जरूरत थी, द गवर्नमेंट हैड टू परफॉर्म समथिंग कॉल्ड एज वेरी एग्रेसिव सेक्युलरिज्म। देयर वाज अ नीड ऑफ एग्रेसिव सेक्युलरिज्म। लेकिन वो एग्रेसिव सेक्युलरिज्म इंडियन रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने नहीं दिखाया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी नहीं दिखाया, अभी की गवर्नमेंट्स ने भी नहीं दिखाया। जब जरूरत था एग्रेसिव सेक्युलरिज्म दिखाने की, आपने नहीं दिखाया। क्योंकि यही पॉइंट होता है। देखिए, एक तरफ से बीजेपी जो है हिंदू वोट्स कंसोलिडेशन कर रही थी, उस वक्त से ये सेक्युलर पार्टीज जो थे, वो सेक्युलर पार्टीज को जरूरत था कि एक तरफ से जब हिंदुत्व को इतना स्ट्रांगली प्रमोट किया जा रहा है, आपको जरूरत था कि आप सेक्युलरिज्म को स्ट्रांगली प्रमोट करें। आपका सेक्युलरिज्म क्या है? क्या सेक्युलरिज्म ये है क्या किसी एक मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में आके टोपी पहने, ये सेक्युलरिज्म है क्या? या फिर कहीं पर एक चर्च में जाके कैंडल लगा दे, ये सेक्युलरिज्म है क्या? ये सेक्युलरिज्म नहीं है, और ऐसी सेक्युलरिज्म की जरूरत भी नहीं है। ऐसी सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है। आप किसी मुसलमानों के प्रोग्राम में आकर टोपी पहनने से सेक्युलर नहीं होंगे, या क्रिश्चियनों के चर्च में जाके कैंडल लगाने से आप सेक्युलर नहीं होंगे। आप सेक्युलर तब होंगे जब आप सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करेंगे, एग्रेसिवली प्रमोट करेंगे। जब एक तरीके से बहुत स्ट्रांगली जब एक हिंदुत्व, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, तो यू कैन नॉट प्ले सॉफ्ट हिंदुत्व, यू हैव टू प्रमोट एग्रेसिव सेक्युलरिज्म। वो काम उस वक्त पे नहीं हुआ। तो ये इनजस्टिस, लोग कह रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद का किस्सा खत्म हो गया। देखो, बाबरी मस्जिद का किस्सा खत्म नहीं हुआ है, ये तो स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है। आप देखिए कितने लोगों पर अभी जो एक इनजस्टिस बाबरी मस्जिद एक बिल्डिंग पर हुई थी, अब वो इनजस्टिस इंडिविजुअल्स पर हो रहे हैं। अब वो इनजस्टिस इंडिविजुअल पर हो रहे हैं। जुडिशरी का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड एक मस्जिद के तहत क्या था, आज हम देखते हैं कि जुडिशरी का वो एटीट्यूड इंडिविजुअल्स की तरफ आ रहा है। इम्पॉसिबल है लोअर कोर्ट में बेल मिलना।
अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो और अगर गवर्नमेंट आपको एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में अरेस्ट करती है तो इम्पॉसिबल है लोअर कोर्ट में बेल मिलना, इम्पॉसिबल, भूल जाइए आप, आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा एक मामूली बेल के लिए। हमें भी लगता है शायद जुडिशरी के ऊपर ही बहुत प्रेशर है, जुडिशरी के ऊपर ही बहुत प्रेशर है, क्योंकि आप जानिए एक फैसिस्ट गवर्नमेंट जो होता है, फैसिस्ट गवर्नमेंट को हमेशा एक कंट्रोल आने के लिए 3 चीजों पर कंट्रोल चाहिए, ऑफिशियली 3 और अनऑफिशियली 4 पर कंट्रोल चाहिए उसे। ऑफिशियली उसे सबसे पहले लेजिस्लेचर पर कंट्रोल चाहिए। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी का लेजिस्लेचर पर कंट्रोल है, दे आर द बिगेस्ट पार्टी, और अपोजिशन को इररिलेवेंट बना दिया है। दैट्स व्हाई वी से इन इंडिया टुडे वी हैव अपोजिशन पार्टीज बट वी डोंट हैव अपोजिशन। अपोजिशन पार्टीज तो है लेकिन अपोजिशन आज हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, और अपोजिशन पार्टी भी गवर्नमेंट का नैरेटिव पढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए अरविंद केजरीवाल जाके गोवा में कहता है मैं आपको अयोध्या भेजूंगा, दिल्ली में जाके अयोध्या का टेम्पल बना रहा है, राहुल गांधी जाके कहता है मैं शिव भक्त हूँ, या कोई जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। वो क्या है ये? यानी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है अपोजिशन बोल रहा है, तो अपोजिशन तो डिमोलिश हो गया, क्योंकि अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में आइडियोलॉजिकली कोई बड़ा फर्क नहीं है। बोथ आर बोस्टिंग मेजोरिटियनिज्म, वही तो बोस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज जिसको कंट्रोल करना है वो होता है एग्जीक्यूटिव। आप देखिए पूरे एजेंसीज, आज गवर्नमेंट के एजेंसीज क्या है, दे आर नथिंग बट सुपारी एजेंसीज, दे आर हायर्ड गन्स, इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी एनीवन हु स्पीक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और स्पीक और क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट, ईडी बाहर आ जाती है, एनआईए बाहर आ जाती है, आईटी इनकम टैक्स आ जाते हैं। अब एज पॉपुलर फ्रंट हम लोग जानते हैं, हमारे घरों पे भी रेड हुआ था, हमारे ऑफिसों में रेड हुआ था। इनकम टैक्स हमें कह रहा है कि आपका 12A कैंसिल कर देंगे, ईडी कह रहा है कि आपको हम लोग आपके ऊपर केसेस डालेंगे। हमारे मेंबर्स के जो इंक्वायरी होता है उस इंक्वायरी के वक्त ईडी ऑफिशियल मेंबरों से पूछते हैं कि बीजेपी को आप क्यों नहीं वोट देते हैं, आपको बीजेपी से क्या प्रॉब्लम है। वेरी क्लियर, इट इज नथिंग टू डू विद लॉ एंड ऑर्डर, इट्स अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एक एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है सब चीज। तो एजेंसीज भी चले गए, इलेक्शन कमीशन चला गया, सीबीआई चला गया, सब चले गए। अब तीसरा बचा जुडिशरी। अब जुडिशरी के ऊपर कितना प्रेशर है जुडिशरी को ही पता। तो मुझसे पहले प्रोफेसर मीना ने भी एक एग्जांपल बताया था कि किस तरीके से वहां पर एक पेगासस इस्तेमाल करके जुडिशरी पर प्रेशर डाला गया था। देखिए जुडिशरी के लोग भी इंसान ही होते हैं, एक तरफ लोया है, जस्टिस लोया है, दूसरी तरफ गोगोई है। जस्टिस गोगोई बनोगे आपको एमपी सीट मिलेगा, जस्टिस लोया बनेंगे मिस्टेरियस डेथ हो जाएगा। अब एज ए इंडिविजुअल आपको भी तो सिलेक्ट करना है कि आपको लोया बनना है या गोगोई बनना है, और मुझे नहीं लगता कोई भी लोया बनने के लिए रेडी रहेगा, हर कोई गोगोई बनने के लिए रेडी रहेगा। तो जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट का एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। जिस दिन हम लोग दूसरों के लिए इंसाफ के बारे में बात करना बंद करेंगे, याद रखिए आपको भी कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं इतनी बातों के साथ मेरी बातों को खत्म करता हूं। ये जो हमारा एक जद्दोजहद है बाबरी मस्जिद की याद को जिंदा रखने का, बाबरी मस्जिद के इंसाफ के लिए जो हमारा एक स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना और अगले जनरेशन तक पास करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं वापस सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने अपने बेहतरीन रायों को पॉपुलर फ्रंट के इस सेमिनार में रखा और अपने रायों को पब्लिक के सामने रखा और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि मैं जानता हूं पॉपुलर फ्रंट के साथ जुड़ना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में आना ही, कमिंग टू प्रोग्राम ऑफ पॉपुलर फ्रंट इटसेल्फ इज अ बिग प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है। फिर भी आप लोगों ने हिम्मत करके पॉपुलर फ्रंट के प्रोग्राम में, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो हमारा कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों का दरख्वास्त करता हूं और आवाम से भी दरख्वास्त करता हूं कि बाबरी मस्जिद इंशाल्लाह पुनः तामीर हम करके रहेंगे।